साल 1977 में होता है एक मर्डर और उसी रात कातिल अपने पूरे परिवार के साथ भाग जाता है और कुछ समय बाद पुलिस भी केस बंद कर देती है। पर ठीक 40 साल बाद उस कातिल और उसके परिवार की मिलती है लाश। पुलिस डिपार्टमेंट इन लाशों को मिलने को एक सुसाइड केस मानकर बंद करने में लगी है, पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उस परिवार के मौत का राज जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। क्या वो पुलिस ऑफिसर उस परिवार के मौत का राज जान पाएगा या फिर उसकी मौत एक राज बन जाएगी? दोस्तों, हमारी आज की मूवी कपटधारी की कहानी एक ऐसे ही केस पर आधारित है। कपटधारी एक मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 6.9, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले हम इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाएं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मूवीज एक्सप्लेनेशन चैनल कपी द स्टोरी टेलर पर। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत साल 1977 से होती है, जहां पर हम वारंगल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक लाश को देखते हैं। अब हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक सीनियर ऑफिसर रंगा राव को देखते हैं, जो जल्दबाजी में अपनी कार चलाकर घर पहुंचता है और हाँ, उसकी शर्ट पर खून के निशान लगे होते हैं। अगले सीन में हम उसी कार को जलता हुआ देखते हैं जिसे रंगा राव चला रहा होता है। और हाँ दोस्तों, जब रंगा राव अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तब उसके कोट में से एक कागज का टुकड़ा बाहर गिर जाता है। अब सीन साल 2017 में शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के मुख्य किरदार गौतम को देखते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है। गौतम एक ईमानदार और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर होता है, पर गौतम अपनी जॉब से खुश नहीं होता क्योंकि वो हमेशा से ही क्राइम डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था, पर रिटन एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से उसे ट्रैफिक पुलिस में काम करना पड़ता है। गौतम कई बार अपने सीनियर ऑफिसर से अपना डिपार्टमेंट बदलने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका होता है, पर उसके सीनियर्स हमेशा उसकी बात को टाल देते हैं। अब हम शहर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर खुदाई के दौरान 3 कंकाल मिलते हैं। इन कंकालों में से एक कंकाल मेल का होता है और एक कंकाल फीमेल का होता है, जबकि तीसरा कंकाल एक बच्ची का होता है। यह तीनों कंकाल सब इंस्पेक्टर गौतम के एरिया में मिले होते हैं और गौतम का क्राइम केसेस में इंटरेस्ट होने की वजह से वो वहां केस इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर को इस केस पे काम करने के लिए बोलता है, पर वो ऑफिसर उसे वहां से भगा देता है। अब कुछ समय बाद पुलिस इस केस को एक सुसाइड का केस मानकर बंद कर देती है, पर गौतम को यह केस मर्डर का लगता है और वो इस केस की तह तक जाना चाहता है। अब गौतम एक रात क्राइम वाली जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का मन बनाता है, पर गौतम को क्राइम सीन पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम गोपाल कृष्णन होता है और वो पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर होता है। गोपाल कृष्णन एक ईमानदार क्राइम रिपोर्टर होता है और वो भी इस केस को सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर केस मानता है। अब सब इंस्पेक्टर गौतम और गोपाल कृष्णन उस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौतम को पता लगता है कि इन सब की मौत साल 1977 के आसपास हुई है। अब गौतम का दोस्त गौतम को बताता है कि वारदात वाली जगह पर पहले एक तालाब हुआ करता था और साल 1975 से 1980 के बीच उस तालाब के किनारे अक्सर लाशें तैर के आ जाती थी, जिस कारण 1980 में सरकार ने उस तालाब की बैरिकेडिंग करवा दी थी और तालाब के किनारे बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दी थी। अब इंस्पेक्टर गौतम साल 1975 से 1980 तक के सारे केस स्टडी करता है और वो ऐसे केसेस को ढूंढता है जहां पर 3 लोग मिसिंग हो। अब गौतम की नजर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले केस पे पड़ती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस केस फाइल से गौतम को पता लगता है कि साल 1977 में वारंगल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा खजाना मिलता है, जिसकी उस समय कीमत 1 करोड़ रुपए होती है। उस खजाने के मिलने के अगले दिन ही खजाने की देख रेख कर रहे ऑफिसर संपत राज का कोई मर्डर कर देता है और सारा खजाना चुरा लेता है।
इसी हादसे वाली रात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक और ऑफिसर रंगाराव को उसका सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ कार चलाकर घर आते हुए देखता है। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक रंगाराव उस रात गाड़ी खुद चला रहा होता है, जबकि अक्सर रंगाराव की गाड़ी उसका ड्राइवर फर्नांडिस ड्राइव करता था। अब सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि ठीक रात को 12 बजे मुझ पर कोई अनजान व्यक्ति पीछे से हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड के बयान के मुताबिक उस चोरी में रंगाराव के अलावा कोई और भी शामिल था और उसी ने उस पर पीछे से हमला किया था। रंगाराव के नौकर सेदुलू के मुताबिक जब वो सुबह 7 बजे रंगाराव के लिए बेड टी लेके जाता है तो रंगाराव अपने बेडरूम में नहीं होता। अब रंगाराव का ड्राइवर फर्नांडिस पुलिस को बताता है कि मर्डर वाली रात रंगाराव ने उसे और सभी स्टाफ को जल्दी घर भेज दिया था। गौतम को इस केस फाइल के आखिर में केस को रीओपन करने की एक एप्लीकेशन मिलती है, जिसे उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और रंजीत कुमार ने 1985 में दिया था। आखिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रंजीत कुमार को केस के 8 साल बाद ऐसा क्या सबूत मिला जिससे वो केस को दोबारा रीओपन करवाना चाहता था। खैर दोस्तों, अब हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो गोपाल कृष्णन को धमका रहे होते हैं और उसका हाथ तोड़कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल गोपाल कृष्णन की माली हालत ठीक नहीं होती और उसने अपनी प्रेस के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे और यह गुंडे उसी पैसे की वसूली के लिए आए थे। अगले सीन में हम गोपाल कृष्णन को देखते हैं जो एक पोस्टर को गालियां दे रहा होता है जिस पर उसी गुंडे की फोटो बनी होती है। दूसरी तरफ गौतम को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रंजीत कुमार का एड्रेस मिल जाता है। इंस्पेक्टर रंजीत एक ईमानदार और शार्प पुलिस ऑफिसर होता है, पर कुछ साल पहले ही वो अपनी पूरी फैमिली को एक हादसे में खो देता है, जिसके बाद वो एक अल्कोहलिक बन जाता है। अब गौतम इंस्पेक्टर रंजीत से मिलकर उन्हें इस केस पर मदद करने के लिए बोलता है। शुरू में इंस्पेक्टर रंजीत गौतम की मदद करने को मना कर देता है, पर इंस्पेक्टर रंजीत गौतम के जज्बे को देखकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इंस्पेक्टर रंजीत बताता है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल केस की शुरुआत से ही हम रंगाराव को मुजरिम मान रहे थे, जिस वजह से हमने इस केस को किसी दूसरे एंगल से देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर रंजीत बताता है कि वारदात वाली रात हमें रंगाराव के घर एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिली थी जो उसी हादसे वाली रात की होती है। हम सब ने उस डॉक्टर को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी जिसने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी, पर वो डॉक्टर हमें कहीं नहीं मिला। पर उस वारदात के ठीक 8 साल बाद मुझे एक डॉक्टर मिलता है और वो वही डॉक्टर होता है जिसने रंगाराव के घर पर मिली प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी और उस डॉक्टर के मुताबिक रंगाराव की शर्ट पर लगा हुआ खून संपत राज का नहीं बल्कि किसी और का था। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर हम रंगाराव को देखते हैं जो किसी जख्मी आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और साथ ही हम रंगाराव की बीवी को देखते हैं जिसे कोई अनजान व्यक्ति जहर देकर मार देता है। अब गोपाल कृष्णन गौतम को फोन करके बताता है कि उसे इस केस के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, पर जब गौतम गोपाल कृष्णन से मिलने जाता है तो वहां पर कोई नहीं होता। गोपाल कृष्णन की बेटी से गौतम को पता लगता है कि गोपाल कृष्णन को एक ऐसी स्टोरी मिली है जिससे उसकी तकदीर बदल सकती है और वो उस स्टोरी के बारे में फिल्म स्टार राम्या से मिलने गया है। गौतम गोपाल कृष्णन को फोन करता है, पर उसका फोन ना मिलने पर गौतम अब खुद रम्या के घर पूछताछ के लिए चला जाता है। गौतम को रम्या के घर कुछ खास तो नहीं मिलता, पर गौतम रम्या की एक फोटो को बड़ी ध्यान से देखता है। दोस्तों, रम्या के चेहरे साफ लग रहा होता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ गोपाल कृष्णन किसी टीवी चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर एक सनसनीखेज स्टोरी देने को कहता है, पर अगले ही पल गोपाल कृष्णन पर कोई अनजान शख्स हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति एक्टर रम्या का कत्ल कर देता है। दोस्तों, अब इंस्पेक्टर गौतम को रम्या और रंगाराव केस के बीच एक बड़ी
कड़ी मिलती है। दरअसल रम्या के घर गौतम को एक तस्वीर लगी दिखती है जिसमें रम्या ने वही हार पहना हुआ था जो उस रात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से चोरी हुआ था। अब इंस्पेक्टर रंजीत और गौतम छानबीन के लिए रम्या के घर जाते हैं, पर रम्या के घर पहले ही एक व्यक्ति छुपा होता है जिसका नाम मार्टिन होता है और वो उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। अब रंजीत और गौतम मार्टिन का पीछा करते हुए मार्टिन के गैराज तक पहुंच जाते हैं। अगली सुबह हम मार्टिन को एक रिजॉर्ट में देखते हैं और हम देखते हैं कि रंजीत और गौतम भी मार्टिन का पीछा करते करते उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह रिजॉर्ट उसी जगह बना होता है जहां पर 1977 में चोरी की वारदात के बाद रंगाराव की जली हुई गाड़ी मिली थी और यह रिजॉर्ट श्रीनिवासन नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का होता है। अब सीन गोपाल कृष्णन पर शिफ्ट होता है जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो गौतम को बताता है कि उसका एक रिपोर्टर दोस्त था जिसके बहुत बड़े लिंक थे और उसके दोस्त के मुताबिक 1999 में जब रम्या फिल्मों में आई थी तब उसका लिंक काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ था और उसे उस समय के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने एक हार गिफ्ट किया था और ये वही हार था जो उस रात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से गायब हुआ था। और दोस्तों, वो पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि श्रीनिवासन होता है। अब इंस्पेक्टर गौतम श्रीनिवासन की सच्चाई जानने के लिए उसके गांव जाता है। दोस्तों, गौतम को यहाँ पता लगता है कि श्रीनिवासन पहले क्रिश्चियन था और रंगाराव वाले केस में दो क्रिश्चियन होते हैं, एक तो फर्नांडिस जो रंगाराव का ड्राइवर होता है और दूसरा सेबेस्टियन जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक पियन होता है। और दोस्तों, अब खुलता है श्रीनिवासन का असली राज। दरअसल श्रीनिवासन कोई और नहीं बल्कि खुद रंगाराव का ड्राइवर फर्नांडिस होता है जिसने पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना नाम बदल लिया था। हम देखते हैं कि अब फर्नांडिस भी इंस्पेक्टर रंजीत को पहचान चुका है और वो कुछ गुंडों को रंजीत और गोपाल कृष्णन को मारने के लिए बोलता है। फर्नांडिस के गुंडे रंजीत को पकड़ लेते हैं पर गोपाल कृष्णन किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब हम रंजीत और फर्नांडिस को देखते हैं और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उस रात असल में क्या हुआ था हमें पता चलता है। दरअसल जब संपत राव और रंगाराव खजाने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तब फर्नांडिस उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फर्नांडिस को पता लगता है कि वो लोग खजाने को 2 दिन के लिए इसी ऑफिस में रखने का सोच रहे हैं। अब फर्नांडिस उस खजाने को लूटने का एक प्लान बनाता है और वो संपत राज का मर्डर करके सारा खजाना लूट लेता है और वो इस लूट का इल्जाम रंगाराव पर लगाने के लिए रंगाराव और उसकी बीवी और बच्चे को जहर दे के मार देता है और उनकी लाश को गायब कर देता है ताकि पुलिस माने कि रंगाराव और उसकी फैमिली खजाना लूटकर कहीं भाग गई है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए फर्नांडिस रंगाराव के नौकर सेदलू को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। हालांकि वो सेदलू को बताता है कि वो रंगाराव, उसकी बीवी और बच्चे को नींद की दवाई देकर सुला देगा, पर जब सेदलू को रंगाराव के असली इरादों को पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडिस नींद की दवाई की जगह सेदलू को जहर दे देता है जिसे सेदलू रंगाराव और उसकी फैमिली के खाने में मिला देता है। हालांकि सेदलू को रंगाराव और उसकी फैमिली के मार देने का बहुत दुख होता है पर फर्नांडिस सेदलू को धमकाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो फंसोगे तुम ही क्योंकि उन तीनों को जहर तुमने ही दिया है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गौतम रंजीत का पता करते हुए फर्नांडिस के अड्डे पे पहुंच जाता है पर उसके पहुंचने से पहले गुंडे इंस्पेक्टर रंजीत को शूट कर देते हैं। अब गौतम रंजीत को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहा होता है पर रंजीत रास्ते में ही मारी जाता है। पर रंजीत मरने से पहले फर्नांडिस की सारी सच्चाई गौतम को बता देता है। दोस्तों, अब खुलता है इस कहानी का एक और राज। जब गौतम फर्नांडिस के बारे में खोजबीन कर रहा होता है तब उसे गोपाल कृष्णन के ऑफिस में एक
घड़ी मिलती है जिस पर सेदलू लिखा होता है और वो घड़ी सेदलू को रंगा राव ने दी थी। दरअसल गोपाल कृष्णन कोई और नहीं बल्कि खुद सेदलू होता है और वो शुरुआत से ही फर्नांडिस के बारे में जानता था। दरअसल वो गौतम के जरिए फर्नांडिस को सजा दिलवाना चाहता था। अब गौतम गोपाल कृष्णन उर्फ सेदलू को कन्फ्रंट करता है और उसका बयान रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीनिवासन एक पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में आया होता है। अब गौतम और सेदलू उर्फ गोपाल कृष्णन मिलकर श्रीनिवासन को जहर देकर मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौतम और गोपाल कृष्णन घर वापस जा रहे होते हैं और सेदलू श्रीनिवासन के मारे जाने से बहुत खुश होता है। दरअसल सेदलू एक अच्छा इंसान होता है पर फर्नांडिस उसे बहला फुसलाकर उसका फायदा उठाता है। पर सेदलू जानता था कि रंगाराव और उसकी फैमिली के मर्डर में उसका भी हाथ है, इसलिए जो जहर उसने श्रीनिवासन को दिया था वो उसे खुद भी पी लेता है और अपनी जान दे देता है। अब गौतम फर्नांडिस के खिलाफ सारे सबूत मीडिया को दे देता है जिससे फर्नांडिस की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोस्तों आपको याद होगा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हुई चोरी वाली रात रंगाराव ने किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाई थी जिसका खून उसके कपड़ों पर भी लग गया था। दोस्तों वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर गौतम के फादर होते हैं। यानी कि वारदात वाली रात रंगाराव की गई नेकी की वजह से रंगाराव और उसकी फैमिली के कातिलों को 40 साल बाद भी सजा मिल जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट का डोसेज मिलता रहे। और मैं अपने सभी पुराने सब्सक्राइबर का हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।